दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है राजन इकबाल और अद्भुत मानव। यह राजन इकबाल की एक्शन और जासूसी कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। और ये डायमंड कॉमिक्स की 13वीं कॉमिक्स है। बहुत ही पुरानी कॉमिक्स है। राजन इकबाल और अद्भुत मानव। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक भरतराम ने एक ऐसी दूरबीन का आविष्कार किया जिसके जरिए धरती के नीचे दबे सोने को आसानी से देखा जा सकता है। वे दूरबीन का प्रदर्शन सरकार के अधिकारियों के सामने करना चाहते हैं ताकि सोने की नई नई खानों का सरकार आसानी से पता लगा सके। मेरी बरसों की मेहनत सफल हो गई। इस दूरबीन से मैं देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर सकूंगा। भरतराम के घर में पार्टी का आयोजन था जिसमें सरकारी अधिकारी आने वाले थे। भरतराम जी, आपके आविष्कार की मदद से देश मालामाल हो जाएगा। आप देश के सच्चे सेवक हैं। मेरे जीवन का यही एक उद्देश्य था कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। आज आप उस दूरबीन का प्रदर्शन भी करेंगे। हाँ, प्रदर्शन के बाद मैं वह दूरबीन सरकार को सौंप दूंगा। आपके आविष्कार की चर्चा पूरे संसार में फैल जाएगी। क्या आप अन्य देशों के लिए भी ऐसी दूरबीन बनाएंगे? नहीं, मैंने यह आविष्कार धन कमाने के लिए नहीं किया है। मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है। मैंने अपने देश के लिए दूरबीन बनाई है। इसके बाद मैं ऐसी दूरबीन नहीं बनाऊंगा। यह तो आपकी मानता है। अरे भरतराम जी, सरकारी अफसरों ने बड़ी देर कर दी। बस अब आते ही होंगे। तभी भरतराम के घर के बाहर आसमान में गुर्र गुर्र। यह गड़गड़ाहट की आवाज कैसी? गुर्र गुर्र। मालिक, बाहर एक भूत आकाश से उतर रहा है। भूत? क्या बकते हो? आप चलकर देख लें। कुछ लोग बगीचे की तरफ दौड़ते हैं। और ये इतना बड़ा पक्षी आखिर यह आया कहाँ से? किसी दूसरे ग्रह से तो नहीं आया। वह देखो, उस पर विचित्र मानव। विचित्र मानव आगे बढ़ता है। अरे, यह तो हमारी ओर बढ़ रहा है। पहरेदारों, इस पर गोली चलाओ। पहरेदार गोली दागते हैं, लेकिन विचित्र मानव को कोई असर नहीं होता। वे आगे बढ़ता ही आता है। आश्चर्य, इस पर तो गोली असर ही नहीं करती। तभी विचित्र मानव के अस्त्र से किरणें निकलती हैं और दोनों पहरेदारों के टुकड़े टुकड़े उड़ जाते हैं। ओह ओह। मेहमानों में भगदड़ मच जाती है। ओह, बचाओ। विचित्र मानव के कानों से धुआं निकलने लगता है और तेजी से चारों ओर फैलने लगता है। गड़गड़ाहट की आवाज फिर शुरू होती है। घर्र घर्र। थोड़ी देर बाद धुआं छटता है। भरतराम जी कहाँ चले गए? और वह विचित्र मानव? लगता है वह विचित्र मानव भरतराम जी को उठा ले गया। हमें पुलिस को टेलीफोन करना चाहिए। तभी भरतराम के भाई जगपाल जी आते हैं। क्या बात है? यह घबराहट कैसी छाई हुई है? भरतराम जी कहाँ है? बड़ी दुखद घटना घटी है जगपाल जी। आसमान से एक विचित्र मानव विशाल पक्षी पर बैठकर यहाँ आया था और देखते ही देखते भरतराम जी को उड़ा ले गया। क्या? आश्चर्य तो इस बात का है कि उस मानव के ऊपर बंदूक की गोलियों का भी असर नहीं हुआ। उसने अपनी विचित्र पिस्तौल से हमारे दोनों पहरेदारों को मार डाला। ओह, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आप में से कोई जल्दी पुलिस को फोन कर बुला लो। मेरे भाई का जीवन खतरे में है। जरूर यह सब दूरबीन के पीछे हुआ है। एक व्यक्ति फोन करता है। हेलो पुलिस। और कुछ ही देर में पुलिस दस्ता आ जाता है। छानबीन होती है, लेकिन सब व्यर्थ। भरतराम जी के गायब होने का समाचार सारे शहर में फैल जाता है। पता चला कल रात्रि विचित्र मानव प्रसिद्ध वैज्ञानिक भगतराम का अपहरण। भरतराम का विचित्र मानव द्वारा अपहरण। पुलिस के अन्य दस्ते खोज के लिए इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तब आईजी पुलिस ने मीटिंग बुलाई। हम लोग भरतराम जी को ढूंढने में बुरी तरह सफल रहे हैं। सरकार का दबाव हम पर बढ़ता जा रहा है।
सर, एक सुझाव है मेरे पास। वह क्या इंस्पेक्टर खन्ना, इस कार्य के लिए किशोर जासूसों की परिचित जोड़ी राजन इकबाल की सहायता लेनी चाहिए। वे बच्चे इस केस को नहीं सुलझा सकते मिस्टर खन्ना। वे दिखने दिखने में ही बच्चे हैं, वैसे हैं बड़े हिम्मती, चतुर और शक्तिशाली हैं। उनकी ट्रेनिंग बड़ी ठोस हुई है। आपकी सलाह मान लेता हूँ, पर मुझे शक है कहीं। आप उन्हें एक मौका तो दीजिए। ठीक है, उन्हें इस काम के लिए अरेंज कर लो। राजन इकबाल अपने घर में बॉक्सिंग का अभ्यास कर रहे थे। ले जेल मेरा मुक्का, ले मेरा जवाब। तभी फोन की घंटी बजती है, टन टन। हेलो, इकबाल स्पीकिंग। ओ इंस्पेक्टर खन्ना अंकल, कहिए कैसे याद किया? क्या एक दिलचस्प केस है? जरूर, मैं राजन के साथ अभी आता हूँ। क्या कहीं बॉक्सिंग करने जाना है? नहीं यार, जल्दी तैयार हो जा। बड़ा विचित्र केस मिल रहा है। दूसरे ग्रह का विचित्र मानव वैज्ञानिक भरतराम को उड़ा ले गया। बड़ा विचित्र केस है। दोनों अपने मोटरसाइकिल पर चल देते हैं। पहले मामा जी के यहाँ चलेंगे, उनके आगे से ही केस लेंगे। वे हमारे गुरु हैं। तू ठीक कहता है। मामा को बताए बगैर हम कोई भी केस नहीं लेंगे। मामा जी के घर पहुंचकर, नमस्ते मामा जी। मामा जय हिंद। अरे राजन इकबाल, आओ आओ भाई आओ, बोलो क्या काम है? मामा, एक दिलचस्प केस मिल रहा है जो बड़ा विचित्र है, कहिए तो। अरे ऐसा केस तो छोड़ना नहीं चाहिए। अंतरिक्ष से आई विचित्र मानव से भिड़कर संसार में परिचित हो जाओगे। कमाल है, हम कह भी न पाए और आपको मालूम भी हो गया। बेटा, तुम जासूसों का गुरु हूँ, चेला नहीं। तो आ गया है मामा जी। बिल्कुल, पर जरा सावधानी से काम करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ। दोनों पुलिस स्टेशन की ओर रवाना होते हैं। इंस्पेक्टर खन्ना पुलिस स्टेशन के बाहर ही मिल जाते हैं। राजन इकबाल, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। आपने याद किया और हम चले आए। तो तुम दोनों बलराम जी की कोठी पर पहुंचो और अपना काम शुरू करो। हमने तुम्हें इस केस के लिए नियुक्त किया है। हमारी सहायता तुम्हें मिलती रहेगी। थैंक यू सर। दोनों बलराम जी की कोठी की ओर बढ़ते हैं। तभी अचानक, देखो राजन, विचित्र मानव नीचे उतर रहे हैं। वे लोग बैंक लूटने आए हैं। गाड़ी यहीं खड़ी करके हमें आगे बढ़कर उनका मुकाबला करना चाहिए। पिस्तौलें निकाल लो। तभी एक विचित्र मानव ने बैंक की गाड़ी पर अपने हथियार से किरणें फेंकी। दूसरे क्षण गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए और नोटों के बोरे इधर उधर बिखर गए। धड़ोम। विचित्र मानव ने नोटों के बोरे अपने पक्षी की तरफ रस्सी के सहारे भेजने शुरू कर दिए। बैंक के पहरेदारों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। विचित्र मानव गोलियों का जवाब अपने अपने हथियार से देते हैं और पहरेदारों के चिथड़े उड़ जाते हैं। ओह! राजन इकबाल गोलियां बरसाते हुए पहुंचते हैं, लेकिन गोलियों का विचित्र मानव पर कोई असर नहीं होता। इकबाल, इनके हथियार की किरणों से सावधान रहना। विचित्र मानव बैंक के 90 लाख रुपए लूटकर उड़ जाते हैं। घर्र। पुलिस आ गई। हमें अब भरतराम जी की कोठी की ओर चलना चाहिए। विचित्र मानव के दर्शन तो यहीं हो गए, पर ये आए कहाँ से हैं? लो, आप पहुंचे भरतराम जी की कोठी पर। भरतराम जी के घर के अंदर दोनों पहुंचते हैं। नमस्ते आंटी जी, आप रोइए मत, हम भरतराम जी को शीघ्र ही छुड़ा लाएंगे। लगता है यह सब उनकी दूरबीन के लिए हुआ है। आंटी जी, वह दूरबीन आप हमें दे दीजिए। उसके लालच में दुश्मन हम तक पहुंच जाएगा, तब हम आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं। यह लो, मेरे पति को जरूर बचा लो। तुम ही मेरा सुहाग लौटा सकते हो। तभी फोन की घंटी बजती है। इकबाल आगे बढ़कर फोन उठाता है। हेलो, हाँ हाँ इकबाल बोल रहा हूँ। आप? राजन इकबाल, तुमने भरतराम को ढूंढ निकालने का जो बीड़ा उठाया है, उसे भूलकर वह दूरबीन हमारे हवाले कर दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन दूरबीन हमारे पास। मुझे चकमा देने की कोशिश बेकार है। दूरबीन तुम्हें मिल चुकी है।
कल रात को 10 बजे अंधेरी कोठी के कल रात को 10 बजे अंधेरी कोठी के खंडर के पीछे वाले ढलान में पहुंच जाओ। याद रखो, पुलिस को खबर की तो भरतराम और उनकी पत्नी व बेटी के साथ तुम्हारे भी चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे। खटक। क्या हुआ इकबाल, किसका फोन है? हमें धमकी दी गई है, दूरबीन अगर उन्हें न दी तो भरतराम के साथ उनका परिवार तथा हमें मार डाला जाएगा। हमें श्रीमती भरतराम तथा उनकी लड़की की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात करा देनी चाहिए। अब क्या होगा बेटे? घबराइए नहीं, अब हम बाल विवाह का नहीं होने देंगे। राजन, जरा पता करो कि यह फोन कहाँ से आया था। हेलो ऑपरेटर, अभी हमें जो फोन आया था वह कहाँ से किया गया था, जरा देखकर बताइए। क्या कोठी नंबर 55 से? फोन नंबर 5566। ठीक है, धन्यवाद। अरे यह कोठी और फोन नंबर तो मेरे पति के भाई जगपाल का है। बड़े आश्चर्य की बात है, हमें जगपाल जी से मिलना चाहिए। हम आपकी सुरक्षा प्रबंध किए देते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। दोनों जगपाल जी के यहाँ पहुँचते हैं। नमस्ते जगपाल जी, भरतराम जी की खोज हमारे जिम्मे है। नमस्ते बच्चों, मेरे भाई को सही सलामत खोज निकालो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अभी अभी दुश्मनों का फोन आया था कि हम दूरबीन उनके हवाले कर दें। आश्चर्य तो यह है कि फोन आपके यहाँ से किया गया। मैंने टेलीफोन ऑपरेटर से पता किया था मेरे यहाँ से, पर मेरा फोन तो सुबह से खराब पड़ा है। यह दुश्मनों की चाल होगी। खैर, अच्छा जगपाल जी, चलते हैं, आगे बहुत काम है। आखिर ये विचित्र मानव कहाँ से आए होंगे? यह अंतरिक्ष मानव तो हो नहीं सकते, क्योंकि अंतरिक्ष मानव को हमारे नोटों को लूटने से क्या लाभ? या तो वे अंतरिक्ष मानव नहीं है, और अगर हैं भी तो वे हमारे यहाँ के किसी बड़े गिरोह के लिए काम कर रहे हैं। अरे हाँ यार, यह बात तो मेरी खोपड़ी में आई ही नहीं। अंतरिक्ष मानव को हमारे नोटों से क्या फायदा, जबकि वे बैंकों में लूटमार कर रहे हैं। चलो होटल में चलें, थोड़ी पेट पूजा हो जाए। होटल में ऑमलेट और कॉफी दो जगह। अच्छा साहब। अचानक कहीं से एक चूरा सनसनाता हुआ आया और उन दोनों के बीच रखी मेज में धंस गया। लगता दुश्मनों ने कोई नया तोहफा भेजा है। जरा पढ़ो तो क्या शुभ संदेश है। लिखा है, राजन, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। हमने भरतराम की पत्नी और लड़की का अपहरण भी कर लिया है। कल तुमने अपना वादा तोड़ा तो उन तीनों की लाश तुम्हारे पास भेज दी जाएगी। आगे लिखा है, यदि कोई जवाब देना हो तो काउंटर पर खड़े गंजे आदमी को दे दो। यह गंजा कल तक तुम्हारे पीछे साई की तरह रहेगा। इकबाल, एक गंजू सचमुच हमें घूर रहा है। इसका मतलब है हम जहाँ भी जाएंगे ये हमारे पीछे पीछे होगा। इसका एकमात्र उपाय यही है कि हम कहीं जाए ही नहीं और आज इस होटल में रहें। हाँ, यही ठीक रहेगा। यदि इस गंजे ने कोई गड़बड़ की तो मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। बेरा है तो उससे कमरा बुक करा लेता हूँ। बेरा आता है, देखो हमें कमरा भी चाहिए। बहुत अच्छा साहब, कमरा नंबर 8 खाली है, मैं उसे ठीक करा देता हूँ। और देखो, वह काउंटर पर जो गंजू खड़ा है ना, उसे हमारी तरफ से चाय पिला दो और उसके सिर के लिए एक मक्खन की टिकिया भी दे दो। ऐसा मत बोलो साहब, यह बहुत खतरनाक है। अगर कहीं सुन लेगा तो जान से मार देगा। क्यों बे चूहे, सच बता, वह छोकरा मेरे बारे में क्या कह रहा था? क्योंकि कुछ नहीं साहब, मुझे छोड़ दो। ये गंजू, उसे छोड़ दे वरना बहुत बुरा होगा। तभी गंजू घूमकर राजन पर वार करता है। तूने राजन पर हाथ उठाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। धड़ाक। ओह! राजन गंजू को वार करने का मौका ही नहीं देता। भ्यूम! ओह! सनाक! ओह! इसे घसीट कर ले जाओ और डाल दो कूड़े के ढेर में। चल राजन, अपने कमरे में चलकर सोते हैं। हाँ, काफी थकावट हो गई है। गंजे के पिटने से कहीं वे लोग बलराम को तो नहीं मार देंगे। जब तक हमारे पास दूरबीन है तब तक वे उन तीनों में से किसी को नहीं मार सकते।
दोनों बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी एक साया कमरे में प्रवेश करता है। वह राजन इकबाल को बेहोशी की दवा सूंघाता है। राजन की जेब से दूरबीन निकालकर उसकी जगह वैसे ही नकली दूरबीन रख देता है और वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह बड़ी गहरी नींद आई। आज फैसला होना है अपनी किस्मत का। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। खट खट। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। सावधान, मैं दरवाजा खोलूंगा, तू दरवाजे की आड़ में रहना, कहीं दुश्मन का कोई आदमी न हो। तैयार? हाँ। राजन जैसे ही दरवाजा खोलता है, हाथ ऊपर करो वरना। तभी इकबाल पीछे से झपटता है आई और उसे बेहोश कर देता है। शाबाश इकबाल। अरे, इस लड़की के पर्स से वैसा हथियार निकला है जैसा विचित्र मानव के पास था। हाँ, बिल्कुल वही। यह हथियार हमारे काम आएगा। अब हम उन विचित्र मानवों से भी निपट सकते हैं। चलो इसे घसीटकर बाथरूम में डाल देते हैं। यह कमरा हम अभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों उस लड़की को बाथरूम में बंद कर देते हैं। आओ अब चलें। उधर अंधेरी कोठी के नीचे बदमाशों का अड्डा। भरतराम, आज यदि वे छोकरे दूरबीन लेकर नहीं आए तो तुम तीनों को गोले से भून दूंगा। मैं मौत से नहीं डरता कमीने, मुझे मार डाल पर मेरी पत्नी और बेटी को छोड़ दे। तेरी आंखों के सामने ही पहले उन्हें मारूंगा तड़पा तड़पा कर। नहीं, उन पर रहम कर, उन्हें छोड़ दे। दूरबीन लेकर तेरा क्या भला होगा? उसके द्वारा मैं लोगों की तिजोरियों में बंद सोना देख सकता हूँ। इससे मुझे लूटने में आसानी होगी। तू उसका दुरुपयोग करना चाहता है, तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। चुप कर मक्कार, मैं दूरबीन हासिल कर भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साथ ही उन छोकरों को भी ठिकाने लगा दूंगा। और रात होते ही राजन इकबाल हवेली की ओर चल देते हैं। हम पुलिस में खबर नहीं कर सके, वरना पता चल जाने पर वे भरतराम जी को मार डालते। अब जो होगा देखा जाएगा। हवेली पास आते हुए मोटरसाइकिल सड़क के किनारे लगी झाड़ियों में छिपा देते हैं। जल्दी। हमें हवेली के पीछे बुलाया है, इसका मतलब है दुश्मन का अड्डा भी वहीं आसपास होगा। तू ठीक कहता है। हवेली के पीछे कुल 2 मिनट चेस है। वे लोग आते ही होंगे। पहले भरतराम तथा उनके परिवार को छुड़वा लेना, बाद में दूरबीन देंगे। तभी अचानक, दूरबीन लाओ, पहले भरतराम तथा उनके परिवार को हमें सौंपो। बच्चों, अब जिंदा तो यहाँ से जा नहीं पाओगे। भरतराम के साथ तुम्हारा भी क्रियाक्रम होगा। तुम धोखा करोगे, हमें पहले ही मालूम था। तभी विचित्र हथियार से इकबाल विचित्र मानवों पर वार करता है। उन सब के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बूम। जल्दी भागो, इनके पास ये हथियार कहाँ से आया? हमारे सभी फौलादी मानव मारे गए। सरदार को सूचित करो, इनका पीछा करो। राजन इकबाल नकाबपोशों के पीछे पीछे अड्डे तक पहुंचते हैं। आओ आओ, हम तुम्हारी राह देख रहे थे। मक्कार लुटेरे, अब तेरी सारी होशियारी दरी की दरी रह जाएगी। नादान बच्चों, मौत तुम्हारे पास पहुंचने ही वाली है। तभी अचानक, ओह, हम फंस गए। हा हा हा। मैंने कहा था ना कि मौत तुम लोगों के करीब खड़ी है। इन दोनों को भी बांधो और दूरबीन छीन लो। नकाबपोश उन्हें जाल से निकालकर बांध देते हैं और राजन की जेब से दूरबीन निकालकर सरदार को देते हैं। शाबाश मेरे साथियों, अब हमें सोना तलाशने में देर नहीं लगा करेगी। देखो जरा इन खोखली दीवारों में भरा मेरा सोना दिखता है या नहीं। धोखा, नकली दूरबीन। नकली दूरबीन, यह कैसे हो सकता है? भून दो इन सबको गोलियों से। मेरे साथ धोखा। बताओ कहाँ असली दूरबीन?
वरना तुम सब मुझे नहीं मालूम। तभी अचानक, खबरदार, जो किसी ने हिलने की कोशिश की, धोएं। अरे, पुलिस को खबर किसने दी? होटल में ही मैंने तुम दोनों की असली दूरबीन निकाल कर नकली दूरबीन जेब में रख दी थी। सबके हाथ खोल दिए जाते हैं। वाह मामा, आपने तो कमाल कर दिया, वरना हम आज मारे जाते। अरे कैसे मारे जाते? तुम बदमाशों की जासूसी कर रहे थे और मैं तुम दोनों की। ओह। तभी नकाब को सरदार का नकाब मामा जी उतार देते हैं। जगपाल जी। ओह, तो तू था लुटेरे के वेश में, भाई की जान का ही दुश्मन बन गया। जगपाल जी, जरा जेल जाते जाते इन विचित्र मानव का रहस्य भी बता दीजिए। ये मशीनी मानव मैंने तैयार किए थे, इनके सारे में लोगों को लूटता था। इन बदमाशों से तो अब आपको निपटना है। हम भरतराम जी तथा उनकी पत्नी व बेटी को घर छोड़ाते हैं। अपनी ड्यूटी तो पूरी हो गई, बाय बाय। अरे छोकरो, मैं तुम्हारी जासूसी करना नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। कॉमिक्स तो एवरेज थी, लेकिन ये है कि पुरानी कॉमिक्स थी, और ये इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे किस तरह की कॉमिक्स आती थी। और ये कॉमिक्स उस टाइम की है जब कलर कॉमिक्स, मतलब डायमंड कॉमिक्स में आनी शुरू नहीं हुई थी। उस समय बस ये 2-3 कलर ही होते थे जो इसमें दे रखे हैं। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।